एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पर कतरे और कांग्रेस कोरोना टास्क फोर्स से दोनों को बाहर किया और उसके बाद अब कांग्रेस में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान कमलनाथ ने सिंह से ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों के बारे में फीडबैक लिया है। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सिंह ने साफ किया है कि उनकी कमलनाथ से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरे राजनीतिक मसलों पर बातचीत हुई है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के चयन का पेच फंस गया है। अब फैसला दिल्ली दरबार से ही होने के आसार हैं। सिंह ने बताया कि कमलनाथ ने उनसे उपचुनाव में पार्टी की ओर से कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं ये सब जानकारी भी मांगी थी। हालांकि जब से सिंधिया ने पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दिग्विजय के राज्यसभा में जाने पर अब भी तक संशय बरकरार है। पार्टी चाहती है कि किसी स्थानीय नेता को राज्यसभा में भेजा जाए। उधर कमलनाथ के राजनीतिक दांव पेच पर भी सोनिया गांधी को अब पहले जैसा विश्वास नहीं रहा। इन सब के बावजूद देखना होगा कि आखिर विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होता है। कोरोना के खतरे को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के बीच मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है। मुस्लिम समुदाय ने शनिवार को पहला रोजा रखा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लगातार अलग अलग प्रदेशों की सरकारें मुस्लिमों से घर पर ही नमाज पढ़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मस्जिदों से अजान पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि ये दावा बेबुनियाद है। यूपी सरकार की ओर से अजान पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी समेत कई यूजर्स ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अजान पर रोक लगा दी गई है। शाहिद ने ट्वीट किया, रमजान में अजान बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये क्षेत्र विशेष के लोगों को सहरी और इफ्तार के बारे में बताती है। इसे सुनकर ही लोग अपना रोजा तोड़ते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी अजान पर रोक नहीं लगाई गई है, फिर इसे यूपी में क्यों रोका गया है? शाहिद के अलावा दूसरे कई यूजर्स ने भी इसे लेकर ट्वीट किए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। कुछ लोग अफवाह फैलाकर योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के कहर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक राज्य में होने वाले सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। रमजान को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने कहा कि सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि वो अपने घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करें। महाराष्ट्र में पालघर मामले पर उद्धव ठाकरे की सरकार घिर गई है। साधुओं ने सीएम ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों ने महाराष्ट्र कूच का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब कहा जा रहा है कि उद्धव सरकार के खिलाफ साधु संत एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब बैकफुट पर हैं और राज्य में साधुओं को मनाने और समझाने की सियासत शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे अब साधुओं की शरण में पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे मामले को शांत कराने के लिए खुद हिंदू धर्म गुरुओं और संतों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद संतों को आश्वासन देते हुए बताया कि पालघर में जो घटना हुई है वो सांप्रदायिक नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ हादसा है। उद्धव ठाकरे ने संतों को ये भी बताया कि जो आरोपी हैं उन्हें घटना के कुछ समय के बाद ही हिरासत में लिया गया और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिन संतों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संपर्क किया उनमें जूनागढ़ अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा परिषद शामिल है, जिनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा स्वामी नरेंद्र गिरी से भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि पालघर की घटना के बाद इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हुई,
जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना की जांच की और पाया कि इसमें दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं हैं। जिन संतों की मौत हुई उसमें कोई भी सांप्रदायिकता का सवाल नहीं है। हालांकि मामला अभी शांत नहीं हुआ है और साधुओं ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पालघर मामले को लेकर कांग्रेस को जब एक टीवी पत्रकार ने घेरने की कोशिश की और कांग्रेस पर सवाल उठाया तो उस पर भी हमला किया गया। वहीं साधु संत टीवी पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए भी आमरण अनशन पर हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के आश्वासन के बाद क्या साधु संत मामले को रफा दफा करने के लिए राजी होते हैं या नहीं, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि पालघर हत्याकांड के बाद उद्धव सरकार के खिलाफ साधु संत काफी गुस्से में हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन को लेकर जहां एक तरफ पूरा विश्व भारत के इस कदम की तारीफ कर रहा है, वहीं कांग्रेस अभी भी इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयान हैरान करने वाले हैं। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा है कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत को काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों की नौकरी जाने की आशंका है। क्या बीजेपी सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है? इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि कच्चे तेल की कीमतें $20 प्रति बैरल पर आ गई है, लेकिन आम आदमी को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार कच्चे तेल में कम हुई कीमतों का फायदा जनता को क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा बढ़ने वाला है, इसे कौन ठीक करेगा? पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है। राज्यों को जीएसटी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की इन चुनौतियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस जिस तरह लॉकडाउन पर सवाल उठा रही है, तो ये सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस ये चाहती थी कि कोरोना वायरस पूरे देश में फैल जाए और जो गलती अमेरिका और इटली ने लॉकडाउन नहीं करके किया, वही गलती भारत करता और तब देश में और भयावह स्थिति होती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसका भी जवाब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को देना चाहिए जो पीएम के लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे हैं। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसकी तारीफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक कर यह फैसला लिया कि दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाए। इसके लिए कार्य योजना तैयार हो गई है, जिसमें इन श्रमिकों की सूची बनाने और उसमें उनका विवरण दर्ज किया जा रहा है। पहले ही चरण में इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी, जिसमें वहां फंसे 11,000 मजदूरों को यूपी में उनके घर पहुंचाया जाएगा और 2 महीने के अंदर सभी मजदूरों की घर वापसी हो जाएगी। इस सूचना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और ये उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से प्रदेश के हित में हम सब सहयोग करते रहें तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। इससे पहले भी राजस्थान के कोटा से छात्रों को वापस लाने की अनुमति देने पर प्रियंका गांधी ने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को भी प्रदेश में वापस लाने की अपील राज्य सरकार से की थी। हालांकि योगी सरकार कोरोना से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले भी दिल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए योगी ने बस भेजकर वहां से मजदूरों को निकाला था और अब एक बार फिर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।